नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार। चलो नए टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो मित्रों, संयुक्त राष्ट्र डेडलॉक क्रेडेंशियल कमेटी ने तालिबान और म्यांमार सरकार को जो झटका दिया है वो कूटनीतिक तौर पे तालिबान और म्यांमार सरकार को बहुत आघात करेगा, क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान पर अनऑफिशियली टेक ओवर किया है और म्यांमार के सैन्य शासन ने लेकिन आंग सान सू की की लोकतांत्रिक सरकार पर अनऑफिशियली तरीके से टेक ओवर किया है। इस दोनों तानाशाही ताकतों का ये इरादा था कि अपने अपने चुनिंदे नुमाइंदों को यूनाइटेड नेशन में भेजकर वो अप्रत्यक्षरीत्या विश्व के देशों से अपनी मान्यता मनवाने चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आइए देखते हैं संयुक्त राष्ट्र की डेडलॉक क्रेडेंशियल कमेटी। इसमें अन्य कौन कौन से देश है? इसमें अमेरिका, रूस, चीन, बहामास, भूटान, चिली, नामीबिया, सिएरा लियोन। हर साल इसमें बदलाव होते रहते हैं। ये कमेटी सर्वसम्मति से निर्णय लेती है, यानी जिस कमेटी में डेडलॉक क्रेडेंशियल कमेटी में जो भी सदस्य होंगे उसमें डिस्कशन होगा और डिस्कशन के बाद जो फाइनल वर्डिक्ट आएगा उसके हिसाब से डेडलॉक क्रेडेंशियल कमेटी अपना निर्णय देती है। कार्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र में एक देश का प्रतिनिधित्व कौन कर सकता है ये सुनिश्चित करने का कार्य डेडलॉक क्रेडेंशियल कमेटी का होता है। यानी संयुक्त राष्ट्र में जो सदस्य राष्ट्र होते हैं उस सदस्य राष्ट्र का कौन सदस्यत्व करेगा ये एक समिति निश्चित करती है। देखो मित्रों, तालिबान के प्रवक्ता बनाए गए सोहेल शाहीन को तालिबान ने अपना यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्य नामिनेट किया था। यही सोहेल शाहीन है जो कतर में दोहा में फ्रंट लीड से टॉक करते थे। लेकिन अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार यानी पहले के प्रेसिडेंट गनी द्वारा नियुक्त स्थायी प्रतिनिधि जो गुलाम इसक जाहिद थे उनको अस्थायी रूप से राहत मिली है, क्योंकि तालिबान का जो सोहेल शाहीन है उनको डेडलॉक क्रेडेंशियल कमेटी ने उनको अप्रूवल दिया नहीं है। इसलिए अभी तक अफगानिस्तान के जो भी प्रतिनिधि है तो गुलाम इसक जाहिद ही है। अगस्त में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया बाय फोर्स। संयुक्त राष्ट्र का एक क्लॉज है दोस्तों, जो बाय फोर्स जो भी सत्ता में आता है उससे उस सदस्यत्व को वो सुविधा नहीं मिल पाती है जो लोकतांत्रिक तौर से देशों को मिलती है। किसी भी देश ने तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है। इसमें पाकिस्तान और कतर भी शामिल है दोस्तों, जो इन्होंने अभी तक तालिबान को ऑफिशियली मान्यता नहीं दी है। यही समस्या पिछली बार भी तालिबान गवर्नमेंट को आई थी जब वो पावर में थे, यानी कब 1996 टू 2001 के बीच में भी यही समस्या आई थी, जहां क्रेडेंशियल कमेटी ने प्रतिद्वंदी दावों पर अपने फैसलों को टाल दिया। ये डेडलॉक क्रेडेंशियल कमेटी क्या करती है? जब भी ऐसी तानाशाही शक्ति देश पे हावी होती है, जो भी अप्रूवल उस यूनाइटेड नेशन को भेजती है उसको वो एक तो नज़रअंदाज कर देती है या उसको निर्णय लेने से टाल देती है। ये इनडायरेक्टली उनको अप्रूवल न देने की एक संकेत होते हैं। उसी दौरान म्यांमार सैन्य शासक ने म्यांमार के स्टेट काउंसलर आंग सान सू की द्वारा नियुक्त किए गए क्वान मो तुन को बाहर करने और इसके एवज में उनके म्यांमार सैन्य शासन के नामांकित व्यक्तियों को मान्यता देने की मांग की थी। लेकिन समिति की अध्यक्षता करने वाले स्वीडन के स्थायी प्रतिनिधि अन्ना किरी एनेस्ट्रोम ने म्यांमार सैन्य शासन की जो विनती है अमान्य कर दी, यानी टाल दी है। उस पर कुछ निर्णय नहीं लिया है। देखो दोस्तों, म्यांमार भारत से छठा देश है। में 1 फरवरी 2021 को सत्ताधारी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को ताटमोड़ा म्यांमार की सेना द्वारा अपबद्ध कर दिया था। ये कार्रवाई किस प्रकार हुई थी? कार्यवाहक राष्ट्रपति मिंट स्वे ने एक साल का आपातकाल घोषित कर दिया
और इस आपातकाल में कमांडर इन चीफ मिन ऑन्ग ह्लींग को सत्ता हस्तांतरित कर दी। यानी देखिए दोस्तों, जो रूलिंग पार्टी के राष्ट्रपति है विन मिंट व स्टेट काउंसिलर आंग सान सू की और संसद सदस्यों को ये मिलिट्री शासन ने एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के आदेश से नज़रबंद कर दिया। इस प्रकार से तानाशाही शक्तियों को यूनाइटेड नेशन के जो डेडलॉक क्रेडेंशियल कमेटी है इस प्रकार से रोकती है। चलो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।